हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 5 की पर्यावरण का पार्ट 3 देखेंगे। तो इस वीडियो में हम अध्याय 14 से लेकर अध्याय 22 तक कंप्लीट करेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण की बुक में कुल 22 अध्याय हैं, तो इस वीडियो से कक्षा 5 की पर्यावरण की बुक कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अध्याय 14, जब धरती कांपी। इससे पहले 13 अध्याय कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। उन्हें देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा। तो अध्याय 14 में फर्स्ट पॉइंट है, 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप से कई लोग मर गए थे और बहुत लोग घायल भी हुए थे। कब भूकंप आया था गुजरात में? 26 जनवरी 2001 को। इससे वहाँ बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, कई लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। भुज की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। गुजरात में एक भुज है तो वहाँ की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ बहुत सारी इमारतें मलबों के नीचे दब गई थी, बहुत सारी इमारतों में दरारें आ गई थी, लोगों में भगदड़ मच गई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो भुज की हालत इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो याद रखिएगा, भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भूकंप आने पर क्या करना चाहिए। जब भूकंप आया हो या आने वाला हो तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट है, अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। ऐसी जगह में निकल जाइए जहाँ पर कोई आसपास पेड़ ना हो, कोई घर ना हो। खुली जगह में अगर हो सके तो निकल जाइए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। अगर मान लीजिए ऐसी जगह पर हैं आप जहाँ पर कोई खुली जगह नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या करिए, फर्श पर लेट जाइए और किसी मजबूत चीज़ को अपने ऊपर से पकड़ लीजिए। जैसे मेज के नीचे छिप जाइए और मेज को अच्छे से पकड़ लीजिए कि वह इधर उधर फिसल ना पाए। उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसलकर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। जब तक वह कंपन हो तब तक उसके नीचे ही छिपे रहिए, उसको पकड़े रहिए और जब कंपन रुक जाए उसके बाद उसके नीचे से निकलिए। नेक्स्ट देखेंगे, अध्याय 14 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये देखिए हैं जाकिर हुसैन, तो ये हमारे देश के क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे और उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक भी थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि ये हमारे देश के कौन रह चुके हैं? तो राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। कभी शीशे को लेकर अपने मुंह के पास लाइए, जब आप सांस लेंगे तो उसमें पानी की कुछ बूंदें जैसी बन जाएंगी। तो यह किस कारण होता है? क्योंकि सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है, इसीलिए सांस के साथ जो भाप आती है वो ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बनाती है। यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो देखे होंगे एक डॉक्टर आला उसे भी बोला जाता है, तो वो लगाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे, अध्याय 15 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 16, कौन करेगा यह काम। इस अध्याय में सफाई से संबंधित बातें बताई गई हैं, तो इसी को कहा गया है कौन करेगा यह काम। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, संत चरण रज सेविता सहज किताब के लेखक। अब ये देखिए एक किताब है, संत चरण रज सेविता सहज, ये किताब का नाम है। तो इस किताब के लेखक हैं नारायण भाई देसाई। याद रखिएगा, नारायण भाई देसाई। नेक्स्ट पॉइंट है, गोरेगांव है महाराष्ट्र में। गोरेगांव एक गांव है जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट, भीम यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हैं। भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर को तो आप सभी लोग जानते होंगे। इनका पहले का नाम था भीम, बाद में ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में विख्यात हुए। और आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था। भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब की अगुवाई में हमारे देश का जो संविधान है इन्हीं की अगुवाई में बना था। तो ये पहले इनका नाम भीम था बचपन में, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ये विख्यात हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, अध्याय 16 भी कंप्लीट हुआ। बहुत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी आपको यहाँ बताए जा रहे हैं।
काफ़ी अध्यायों में बहुत ही कम पॉइंट हैं। तो देखते हैं अब अध्याय 17 फांद ली दीवार। इसमें 2 ही पॉइंट हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन है मुंबई में। नेक्स्ट है नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन है मुंबई में। याद रखिएगा कहाँ है ये, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में है। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 18 जाएं तो जाएं कहाँ। इसमें एक ही पॉइंट है, डामर कोलतार को कहते हैं। जो भी पॉइंट मिला है वो यहाँ पर रख दिया गया है, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया। तो अच्छे से देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। डामर कोलतार को कहते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अध्याय 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इसमें देखिए कई पॉइंट हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है वनगांव है, वनगाम गुजरात में है। वनगाम एक गांव है जो गुजरात में है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट पॉइंट है उधियूं। उधियूं क्या होता है बताते हैं। तो उधियूं में फर्स्ट पॉइंट है सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियां को मसाले के साथ एक मटके में भरते और उसको सीलबंद कर देते हैं। क्या करते हैं, गुजरात की बात है ये, वनगाम की बात बताई जा रही है यहाँ पे। वहाँ पर क्या करते हैं, सर्दियों में खेत की ही ताज़ी सब्जियों को, खेत की जो ताज़ी सब्जियाँ होती हैं तो सर्दियों में उनमें मसालों के साथ उन्हें मटके में भरते हैं और उसको क्या कर देते हैं, सील बंद कर देते हैं जिससे उसके अंदर हवा ना जा पाए। आगे है कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियूं। अब ये देखिए कुछ औरतें हैं यहाँ पर, ये सब्जी पका रही हैं। क्या करती हैं, कोयले के अंगारों में ये मटके को उल्टा रखकर, उस सील बंद मटके को उल्टा रखकर उस सब्जी को पकाती हैं। जब वो सब्जी पक जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ऊंधियूं। तो यहाँ से कंप्लीट हुआ, मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है तो उसी को ऊंधियूं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी से रिलेटेड, गुजरात में ऊंधियूं का मतलब होता है उल्टा। अब उल्टा मटका रखकर पकाया जाता है तो इसका मतलब गुजरात में हुआ उल्टा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू। अब ऊंधियों से जो सब्जी बनाई जाती है उसके साथ क्या खाया जाता है, चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां तो उनकी सौंधी खुशबू होती है। साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे छाछ, वहाँ का ये खाना होता है ऊंधियों। और साथ में मक्के के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां, ऊंधियों वाली सब्जी और बाजरे की रोटियां और साथ में दूध का मक्खन जो उनके घर में बनता है, दही और जितना चाहे छाछ मन हो उतना वो खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्रोटन पौधा। क्रोटन नाम का एक पौधा होता है, ये क्या करता है देखते हैं आगे। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं जाती। जब यह मुरझाने लगता है तो किसानों को पता चल जाता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है। इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं। तो क्रोटन पौधे का काम क्या होता है, इसको फसलों के साथ इसलिए बोया जाता है जिससे फसलों को जब पानी की ज़रूरत हो तो ये पौधे बता देते हैं। मतलब ये ऊपर ऊपर ही रहते हैं, ज़्यादा नीचे इनकी जड़ें नहीं जाती। जब ये सूखने लगते हैं तो किसान जान जाते हैं कि अब फसलों को पानी की ज़रूरत है, तो ये फसलों को पानी देने के काम में आता है। तो याद रखिएगा क्रोटन पौधा है ये। नेक्स्ट पॉइंट है केचुए। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखते हैं यहाँ पर। केचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। तो यहाँ पर देखिए ज़मीन उपजाऊ बनती है इनके मल से, इसीलिए केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो कंप्लीट हुआ यहाँ से क्रोटन पौधा और केचुए। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 19 किसके जंगल। जंगलों से संबंधित इसमें कुछ बातें हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कुडुक। कुडुक भाषा बोली जाती है झारखंड में। अब झारखंड में जो जंगल होते हैं वहाँ पर एक कुडुक समाज रहता है, तो उन्हीं समाज में बोली जाती है कुडुक भाषा। तो कुडुक भाषा बोली जाती है झारखंड में। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सूर्यमणि का संबंध है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से। तो यहीं किसके जंगल चैप्टर में जंगलों से संबंधित बातें हैं। तो इसमें एक सूर्यमणि नाम की लड़की है जो झारखंड के जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तोरांग। तोरांग क्या होता है, कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। याद रखिएगा तोरांग का मतलब क्या होता है, कुडुक भाषा में जंगल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तोरांग में कुडुक समाज
और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। तोरांग में होता क्या है, कुडुक समाज और अन्य आदिवासी जो जातियां होती हैं उनकी खास तरह की किताबों को वहाँ पर संभाल कर रखा जाता है। और गाने बजाने की कई चीज़ें भी होती हैं जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल, उनको वह तोरांग में संभाल कर रखते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ तोरांग। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है जंगल अधिकार कानून 2007, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसे, क्या है यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनको वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनका ग्राम सभा करे। तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 जो है वह क्या कहता है कि जंगलों में जो लगभग 25 साल से जंगलों में रह रहे हैं तो उनका वहाँ मतलब उस जंगल पर और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका पूरा अधिकार है। उनको उस जंगल से ज़बरदस्ती हटाया नहीं जा सकता है। और जंगल बचाने का काम भी कौन करे, उनकी जो ग्राम सभा उनके अंतर्गत आती हो वही उसको उस काम को करे। तो ये कहता है जंगल अधिकार अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक टीन जमीन। ये देखिए 2019 में आया था। एक टीन जमीन होती क्या है, अलग अलग जगह की अलग अलग मापने की इकाई होती है, यूनिट होती है। तो यहाँ पर एक टीन ज़मीन बताया गया है। क्या होती है ये, एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन पर बोते हैं उसे ही एक टीन ज़मीन बोलते हैं। ये जंगलों की ही भाषा है। झारखंड में जैसे कुडुक लोग रहते हैं तो वहीं की बातें हैं ये। तो वहाँ लोग एक टीन बीज जितनी ज़मीन पर बोते हैं उसे ही एक टीन ज़मीन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे झूम खेती। झूम खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार एक क्वेश्चन आता है इससे। इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से समझिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है मिजोरम राज्य में झूम खेती की जाती है। याद रखिएगा कहाँ की जाती है झूम खेती, मिजोरम राज्य में। एक पॉइंट यहाँ पर और नोट कर लीजिए कि अगर कभी कभी ऑप्शन में मिजोरम ना देकर बल्कि दे देता है उत्तर पूर्वी भारत में, तो यहाँ पर मिजोरम आ जाए या उत्तर पूर्वी भारत आ जाए। तो उत्तर पूर्वी आ जाए तो उत्तर पूर्वी राइट होगा, मिजोरम आ जाए तो मिजोरम राइट होगा। तो मिजोरम झूम खेती जो होती है यह उत्तर पूर्वी भारत में या मिजोरम राज्य में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसको उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। तो झूम खेती में क्या किया जाता है, याद रखिएगा एक चीज़ और, यहाँ पर झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ बोते नहीं हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो बांस और जंगल कुछ ना कुछ तो उगेगा ही, तो बांस जंगल जो उगाता है उसको उखाड़ते भी नहीं हैं। याद रखिएगा उखाड़ते नहीं हैं, उसको उसी में गिरा देते हैं और जला देते हैं, जो खाद का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। ये भी देखिए याद रखिएगा, जोता नहीं जाता बल्कि मिट्टी को सिर्फ हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिया जाता है। नेक्स्ट है एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं जिससे वो मिट्टी की जो उर्वरता है वह बनी रहती है। आगे देखेंगे चिराव। चिराव क्या होता है, मिजोरम में फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। कहाँ होता है ये, मिजोरम में। कब होता है, फसल पकने पर। नेक्स्ट पॉइंट है चिराव नाच भी करते हैं। तो जब ये लोग त्यौहार मनाते हैं मिजोरम के लोग फसल पकने पर, तो उसमें साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, मज़े करते हैं और डांस भी करते हैं। तो उस डांस को कहते हैं चिराव नाच। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडियों पर लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये बांस की डंडियां हैं तो इसमें दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को पीटते हैं। ये देखिए बड़ी बड़ी बांस की डंडियां हैं, तो ये जो अगल बगल इधर लोग बैठे हैं तो ये ढोल बजता है और उसी की ताल पर ये लोग इन डंडों को पीटते हैं। आगे देखेंगे डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। अब ये देखिए डंडियों के बीच में लोग खड़े हैं तो ये लोग एक कतार में खड़े रहते हैं एक लाइन में और कूदते हैं, और इधर वाले जो लोग होते हैं ये डंडियों को नीचे ज़मीन पर पीटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मिजोरम के लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, अध्याय 21 किसकी झलक किसकी छाप। फर्स्ट पॉइंट है इसमें बिंडल।
मेंडल का नाम तो सबने सुना होगा। देखते हैं, ग्रेगोर मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। इनका जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे क्योंकि किसान परिवार से संबंधित थे, बहुत सारे पेड़ पौधे भी रहे होंगे इनके यहाँ, तो ये इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। लेकिन इन्होंने एक प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर। तो ये जो ग्रेगोर जोहन मेंडल है, यह आनुवंशिकता से संबंधित हैं और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1822 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अध्याय 22, फिर चला काफिला। कक्षा 5 की पर्यावरण का लास्ट चैप्टर है ये। इसमें भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, पूरन पोली। पूरन पोली होता है चने की दाल की मीठी रोटियां। तो यहाँ से हमारी कक्षा 5 की पर्यावरण कंप्लीट होती है। अब लास्ट में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती से संबंधित है, 4 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट देखते हैं, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है, अभी ऊपर बताया गया। नेक्स्ट है, इस जगह जो बांस खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। अब देखिए, अभी पीछे बताया गया कि उसको उखाड़कर जलाते नहीं, उखाड़ते नहीं, उसको उसी में गिराकर जला देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है उखाड़कर जला देते हैं, उखाड़ते बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा। सी देखते हैं, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख खाद की तरह काम में लाते हैं। और डी है, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज को छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है गहरा जोता जाता है, बिल्कुल गलत है, बल्कि उसको मिट्टी को हल्के से हिलाकर उसमें बीज बो दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। केवल एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी देखिए, ये भी खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख जो होती है वह खाद की तरह काम करती है। यहाँ पर लिखा है खाद की तरह काम में लाते हैं, तो बल्कि वो जो खेत में जब जला दिया जाता है वहाँ पर जो जंगल होता है तो वह खाद की तरह काम करता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बिल्कुल राइट बात है, केचुए का जो मल होता है उससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। यह मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं जो मर जाते हैं। नेक्स्ट है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। बिल्कुल गलत है, केचुए खरपतवार नहीं खाते हैं, ये नहीं होगा। सी, केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, ये भी सही है। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों में ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। अब जो केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं ये तो राइट है, और उनके द्वारा जो बनाए गए छेद होते हैं उनसे ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 1, 3, 4। देखिए किस में दिया है 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए देखिए 1, 3, 4, 3, 4, 1 उल्टा दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में एक जंगल में से जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? अभी पीछे बताया गया है, 2019 में देखिए आया क्वेश्चन है। टिन क्या होता है? वह भूमि जिसके कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। क्या? वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी है, वह भूमि, एक मिनट, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। वह भूमि जिसकी बीमाएं 100 मीटर इंटू 100 मीटर हैं। डी, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। तो एक टिन का मतलब अभी पीछे क्या बताया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक टिन मतलब होता है कि वह भूमि जिस पर एक टिन बीज बोया जाता है। मतलब अगर किसी को 1 टिन ज़मीन दी जा रही है तो उसमें 1 टिन बीज बो सकता है, 2 टिन दी जा रही है तो 2 टिन बीज बो सकता है। तो 1 टिन का मतलब जिसमें 1 टिन बीज बोया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? अब बताया गया था स्थानांतरित खेती को झूम
कृषि भी कहते हैं। तो किस क्षेत्र में भारत के रिवाज है? दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में? अभी बताया गया कि मिजोरम में स्थानांतरित कृषि की जाती है, और अगर उसकी जगह पे ऑप्शन दिया हो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे हम देखिए आपको दिखाते हैं नक्शे में, ये जो इधर वाला भाग होता है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र होता है, और यहीं पर होता है मिजोरम। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत के स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। अब नदी बांधों से जो जल विद्युत उत्पन्न होती है वह पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता, सही बात है। यहाँ पर हमें असत्य कथन का चयन करना है। बी, जल विद्युत सुविधाओं में बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी राइट है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये भी राइट है। बांध बना दिए जाते हैं जिससे स्वदेशी जो लोग होते हैं अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग होते हैं। नेक्स्ट है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा सत्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा जारी किया गया? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट 2016 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या जंगल अधिकार अधिनियम 2007। बताया गया है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और वहाँ पर पैदा होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन पर अधिकार होता है। तो यह किसके द्वारा जारी किया गया था? जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम के, मणिपुर के, अरुणाचल प्रदेश के या झारखंड के? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में जंगलों में एक कुडुक समाज रहता है जिनकी भाषा कुडुक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे या भारत के राष्ट्रपति थे? बताया गया है पीछे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी मृत्यु के समय वह भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के वह तीसरे राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, कौन कौन से? खानों के उत्खनन या खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बनाना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के जिम्मेदार हैं? तो अब हमें जंगलों के गायब होने के जिम्मेदार क्रियाकलापों को चुनना है इसमें। तो देखिए, खानों के उत्खनन या खुदाई, बड़े बड़े खानों का उत्खनन हो रहा है जिससे जंगलों को काट कर खानों को उत्खनन किया जाता है, तो इससे जंगल गायब हो रहे हैं, राइट है। बांधों का निर्माण, ये भी कारण है जंगलों के गायब होने का। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, अब जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, इसमें तो जंगल गायब नहीं होंगे, ये तो हमेशा से किया जा रहा है। जड़ी बूटियों की जो आवश्यकता पड़ती है इसमें जंगलों को काटा भी नहीं जाता, जितनी जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है उतनी ले ली जाती है, तो ये नहीं होगा। सी, बांस से टोकरी बुनना, ये भी नहीं होगा क्योंकि टोकरियों में भी इतनी ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती कि जंगलों को एकदम से काट दिया जाए। नेक्स्ट है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, गिरे हुए पत्तों से जो पत्तल गिर गए वो तो खराब ही हैं, नीचे भी पड़े रहेंगे तो सड़ जाएंगे, तो उन पत्तों से पत्तल बनाने से जंगलों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1 और 2, 1 और 2 दोनों ही कारण है जंगलों के गायब होने का। तो देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा उर्वर या उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो फसलों को हमेशा जैसे एक समय में एक फसल, उसके बाद दूसरे समय में दूसरी तरह की फसल बोना चाहिए। अगर एक ही तरह की फसल बार बार किसी खेत में उगाएंगे और बहुत ज़्यादा रसायनों को उसमें प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता होगी वह बिल्कुल कम हो जाएगी, वह बंजर हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों होता है ऐसा?
नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण नींबू साधारण पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में तैरता रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।